Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamualaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer, Law and Communication Skills चैनल की कम्प्रीहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज़ के अंदर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। आज हमारा 7 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम कुछ स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्रायल को पढ़ा था, ट्रायल की कुछ स्टेजेस को पढ़ा था, जिसके अंदर कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट कि जुर्म के ऊपर 190 के बाद का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे कॉग्निजेंस लेंगी, कैसे इख्तियारी समाअत रखेंगी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर मुल्ज़म की अपीयरेंस कोर्ट के अंदर हो जाती है या ब्रॉट बिफोर द कोर्ट मुल्ज़म को पेश कर दिया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर ले, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना भी याद रखें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, किसी को मुस्कुरा के मिलने, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, प्रोसेस टू प्रिक्योर द अपीयरेंस ऑफ अक्यूज। जब मुल्ज़म की अपीयरेंस को हासिल कर लिया जाता है, मुल्ज़म की अपीयरेंस मौजूदगी कोर्ट के अंदर आ जाती है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। यानी कि 204 का इश्यूज ऑफ प्रोसेस किया या 205 सेक्शन CRPC का डिस्पेंस दे दिया मुल्ज़म को, और अगर वो पेश नहीं होता इश्यूज ऑफ प्रोसेस के बाद भी तो सेक्शन 90 के जरिए उसके वारंट जारी किए जाते हैं कि मुल्ज़म को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अगर सेक्शन 90 के जरिए भी वो पेश नहीं होता तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को सीजर किया जाता है। उसकी प्रॉपर्टी सेक्शन 87 के जरिए उसकी प्रोक्लेमेशन करवाई जाती है, उसको इश्तिहारी या इश्तिहारी और अब्सकॉन्ड डिक्लेयर किया जाता है, और 88 के जरिए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। अब मुल्ज़म को मजबूर कर लिया, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया किसी भी तरीके से और कोर्ट में पेश कर दिया। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा। स्टेज नंबर 29, मुल्ज़म की जब अपीयरेंस हासिल कर ली जाती है इन तमाम प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने के बाद, अगली स्टेज होगी स्टेज नंबर 30, सप्लाई ऑफ कॉपीज। जो भी कॉपीज हैं वो मुल्ज़म को सप्लाई की जाएंगी। अगर तो वो मजिस्ट्रेटियल कोर्ट के अंदर है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने है, तो सेक्शन 241 सब सेक्शन A CRPC के जरिए उसको कॉपी सप्लाई की जाएंगी। और अगर मुल्ज़म हाई कोर्ट के अंदर या कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर है तो 265 सब सेक्शन C के जरिए CRPC सेक्शन के जरिए उसको कॉपी सप्लाई की जाएगी। कॉपीज के अंदर क्या होगा, FIR है तो FIR उसको दी जाएगी, विटनेसेस के नेम दिए जाएंगे, विटनेसेस के बयान दिए जाएंगे अगर रिकॉर्ड किए गए हैं। कंप्लेन अगर आई तो कंप्लेन की कॉपीज उसको दी जाएगी, कंप्लेन के अंदर जो विटनेस हैं उनको उसको दिया जाएगा। विटनेस देना क्यों ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि जी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर विटनेस नॉट इसेंशियली पार्ट, नॉट अ नेसेसरी, इससे विटनेस की जान को खतरा है। नहीं, ताकि मुल्ज़म को पता हो कि जो गवाह मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है मैंने उसके ऊपर क्रॉस कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि जी मैंने A को फलां जगह के ऊपर मर्डर करते देखा है, जो विटनेस है उसका नाम B है। अब A को पता है कि जी B तो उस दिन पाकिस्तान में नहीं था, तो इसने गवाही कैसे दे दी। तो लिहाजा मुल्ज़म को आसानी रहे कि अपने आप का बचाव करने में कि मेरे ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है मैं इससे कैसे निकल सकता हूं। तो इस सेक्शन 241 सब सेक्शन A CRPC के जरिए अगर वो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में है तो उसको कॉपी सप्लाई की जाएंगी, और सेक्शन 265 सब सेक्शन C के जरिए CRPC सेक्शन के जरिए अगर वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में तो उसको कॉपीज, वो तमाम कॉपीज FIR की कॉपी या अदर देन जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं जो कोर्ट मुनासिब समझे वो मुल्ज़म को फ्री ऑफ कॉस्ट 3 दिन के अंदर उसको सप्लाई किए जाएंगे। ट्रायल स्टार्ट होने से 7 दिन पहले उसको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सप्लाई किए जाएंगे, उसकी हैंड ओवर किए जाएंगे। अब अगली स्टेज नंबर 31, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ कंप्लेंट एंड पुलिस केस। प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ कंप्लेंट एंड पुलिस केस अराइजिंग आउट द सेम ऑफेंस। फॉर एग्जांपल एक ही जुर्म के ऊपर 2 चीजें सामने आ जाती हैं। कंप्लेंट का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रायल का है तो यही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पहले ही 20 और 18 स्टेज के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं अगर कंप्लेन है। अगर पुलिस रिपोर्ट है तो ये तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा है वहां पर। लेकिन अगर कंप्लेन और पुलिस रिपोर्ट दोनों ही सेम जुर्म के ऊपर है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंशिएट है। फॉर एग्जाम्पल A B C ये 3 लोग हैं, इनके ऊपर D FIR करवाता है कि जी इन तीनों ने मेरे घर में चोरी की है या मेरे भाई को मर्डर किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस कहती है कि A B तो मुजरिम है लेकिन C मुजरिम नहीं, और अपनी चालान रिपोर्ट पेश करवा देती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करवा देती है। अब जो D है ये कहता है कि ये दोबारा से फिर कोर्ट के अंदर कंप्लेन करता है कि जनाब C भी इनके साथ शामिल है और मैं पुलिस की
इन्वेस्टिगेशन से डिससेटिस्फाइड हूं, एग्री नहीं करता, डिसएग्री करता हूं। तो लिहाजा अब एक ही जुर्म पर दो क्वेश्चन अराइज हो गए। पुलिस रिपोर्ट के अंदर सी बेगुनाह है, ए और बी मुजरम है, लेकिन डी की जो कंप्लेन है दोबारा आती है, उसके अंदर कहता नहीं जी ए, बी और सी तीनों ही मुलजम है। अब इनका तरीकेकार क्या होगा? इसके ऊपर एक बहुत मशहूर जजमेंट है नूर इलाही वर्सेस स्टेट की, PLD 1966 SC 708 पेज नंबर है। PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 708, बहुत ही मशहूर जजमेंट है, बड़ी कंप्रिहेंसिव और कोऑपरेटिव जजमेंट है इस एक पॉइंट को समझने के लिए कि अगर कंप्लेन और FIR सेम ऑफेंस के ऊपर दो डिफरेंशिएट क्रिएट कर रही हो तो उसका प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा? क्या पहले ये जो सी है इसका ट्रायल किया जाएगा या ए और बी का ट्रायल किया जाएगा जो पुलिस रिपोर्ट के अंदर मुजरम है, या जो सी है जिसको कि ए कह रहा है कि ये तीनों मुलजम है तो किसका ट्रायल किया जाएगा? क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के अंदर तो ये सी बेगुनाह है, ए और बी मुलजम है। तो इसके ऊपर ये जजमेंट बहुत कंप्रीहेंसिव है, मैंने आपको जजमेंट नंबर दे दिया। एक और जजमेंट भी आपको लिखवाता हूं इसी के अंदर, वो भी आप लिख लीजिएगा। खुशबख्तुर रहमान वर्सेस स्टेट, ये टाइटल है जजमेंट का, 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1314, 1314 पेज नंबर है, और 1985 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, ये भी इसी फैक्ट के ऊपर है। इस जजमेंट की कुछ वर्डिंग आपको सुनाता हूं, आपको बताता हूं पढ़ के। द रूल ऑफ नूर इलाही केस डज नॉट हाउएवर लेट डाउन एन इनवेरिएबल रूल्स दैट द कंप्लेंट केस इज ऑलवेज टू बी ट्राइड फर्स्ट। कंप्लेंट का जो केस है उसको पहले ट्रायल किया जाएगा। where the version and the accused of partially the same both in complaint and चालान केस, यानी कि FIR केस के अंदर दोनों के अंदर जो अक्यूज का वर्जन है वो सेम है, a separate trial may not be necessary। जहां पर अक्यूज और FIR का जो वर्जन है वो सेम है, मतलब कि FIR के अंदर भी ए और बी को मुलजम है लेकिन सी को बेगुनाह कह रहे हैं कि जी कुछ सबूत नहीं मिले, कंप्लेनर ये कह रहा है कि जी ए बी सी तीनों ही मुलजम है, तो वहां पर सेपरेट ट्रायल की जरूरत नहीं, वहां पर सेम ट्रायल ही किया जाएगा। लेकिन अगर FIR के अंदर आता है जी कि ए और बी ने तो ये जुर्म किया है लेकिन सी ने जुर्म ही कोई और किया है, उसका चलान ही कोई और होगा, उसका ये सेम जुर्म बनता ही नहीं। कंप्लेनर कहता है नहीं जी तीनों के एक ही जुर्म है, FIR के अंदर इस शख्स का जुर्म कुछ और निकलता है, कुछ और चलान के अंदर पेश करते हैं, तो वहां पर सेपरेट चलान होगा, वहां पर सेपरेट ट्रायल होगा। लेकिन अगर वर्जन सेम है, डिस्प्यूट आ जाए, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश वहां का पर क्रिएट हो जाए, इख्तलाफ क्रिएट हो जाए, तो वहां पर सेपरेट चलान की जरूरत पेश नहीं आती, सेपरेट ट्रायल की जरूरत पेश नहीं आती। लेकिन जहां पर चलान ही डिफरेंट हो गया, यानी कि जो जुर्म लगाया था सी का वो जुर्म बनता ही नहीं, इसका जुर्म ही कोई और बनता है, यानी कि सी इस जुर्म के साथ साथ मर्डर के अंदर भी इन्वॉल्व है या अबैटमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व है या वहां पर किसी और जुर्म के अंदर भी इन्वॉल्व है, तो सी का तो ट्रायल ही फिर एक नए सिरे से स्टार्ट होगा, फिर वहां पर ये सी का ट्रायल है। लेकिन अगर सी को इस जुर्म से पुलिस वाले निकाल देते हैं तो देन कंप्लेनेंट का और जो चलान का ट्रायल है, जो पुलिस FIR की इन्वेस्टिगेशन का ट्रायल है, वो सेम ही ट्रायल होगा, नेसेसरी ट्रायल की जरूरत नहीं। मजीद आप इस जजमेंट को भी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही कंप्रीहेंसिव और कोऑपरेटिव जजमेंट है इस एक फैक्ट के ऊपर। इससे अगली स्टेज कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ये तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया, मुलजम को इश्यूज ऑफ प्रोसेस किया, मुलजम के वारंट जारी किए, मुलजम की प्रॉपर्टी को अटैच किया, मुलजम को इश्तिहारी डिक्लेयर किया, इवेंचुअली मुलजम गिरफ्तारी में आ गया, हिरासत में आ गया, पकड़ा गया, तो अब प्रॉपर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल स्टार्ट होगा। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से पहले कोर्ट को ये इंश्योर करना जरूरी है कि तमाम प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर लिए गए हैं, तमाम प्रोसीजर्स को पिक कर लिया गया है, कोई भी प्रोसीजर स्टेप रह नहीं किया। मुलजम को कॉपीज फराहम कर दी हैं, FIR की कॉपी, विटनेस जो उनके नाम हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, या जो विक्टिम पार्टी है, मदई काउंसिल है, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, ये कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल जो आज की स्टेज है, इस स्टेज से 7 दिन पहले तक मुलजम को तमाम कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जानी चाहिए, ये लॉ कहता है। और कोर्ट को ये इंश्योर करना चाहिए कि तमाम जो प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट हो चुके हैं। इससे अगली स्टेज होगी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंप्रीहेंसिव स्टेज है, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें अपने हल्के अहबाब में, दोस्तों के साथ। ये मेरी आप सबसे हम्बल सबमिशन है। मुझे दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।